एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता है सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख के, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं कहा बेवकूफ़ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। एक ठाका लगवाता हूँ आपको, शुद्ध हाथ से सुने। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फल वाला खड़ा हुआ था, अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उनने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का ज़माना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता। भैया कमेटी वाले हो उतार लूं। नहीं भैया लिफाफा यहीं फंसा है, कह देंगे जल्दी उतार लिया पैसे काट लो। दोस्तों अगर आपका मन हो, इतना हंसे आप, मुझे अच्छा लगा, एक व्यंग पढ़ना चाहता हूं। हाँ जी। अंग्रेज व्यवस्था पर व्यंग करता हूं। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है। व्यंग आ रहा है मुझे, समझ के बताना दोस्तों। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। दोस्तों तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। वाह वाह। सर ये अपना देश विचित्र है। अब जितने भी अभी वो कह रहा था कि मैं भाई साहब वो चुटकुले वाली बात कह रहा था कि चुटकुले, भाई एक बात बताओ, जितने चुटकुले सब सरदारों पे ही क्यों पढ़े जाते हैं, कभी सोचा आपने। मैं बताता हूँ। नागर गए कि नागर, नागर गए। अब नागर पर चले जाना चाहिए, नहीं उन पर भी पढ़े जाते हैं। तो कभी आपने सोचा है भाई जितने चुटकुले सरदारों पे क्यों पढ़े जाते हैं। मैं बताता हूँ। इसके 2 कारण हैं सच्चे। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था, एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब आपकी पीछे तक तालियां चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। इसका एक उदाहरण सुन लो, भोलापन और बहादुरी। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों। देखो माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ, कोई नहीं देगा, बहुत मस्ती में सुनो। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो, हाँ इधर बैठे। उन्होंने सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ।
उसने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मौज के मूड में आ जाओ। हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। अब देखो आई के ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं? और जिसको नहीं मनाऊं वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो भोलापन और बहादुरी एक लाइन में, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, समझ में आ जाए तो। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। अच्छा मैं आपको चलते चलते जी एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। दाऊ वो उम्र वाला सुना दो, उम्र कैसे बटी वो बेस्ट। वो सुनाता हूँ। मैं ये सुना देता हूँ। जी भाई जी एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक भी सुनाने दे यार। हाँ उसको भरोसा नहीं हो रहा कि सरदारों का इंटेलिजेंट जोक हो सकता है। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से पूरा 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 पंडाल, यानी कि जितने लोग बैठे हुए हैं, ताली बजा के मुझे बताना ईमानदारी से, अगर नहीं देखा हो तो। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और दोस्तों हर व्यक्ति मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठाना कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। अब क्या हुआ सर? सरदार जी ऐसे बड़ा मैदान था, बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, तो एक बच्चा घूम रहा। सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई, गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। उनके यहाँ बैठे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया है। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ? बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला। श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी गई, अपने पापा को दे देना। लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है। 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं। अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, पूरी संस्था के लिए मैसेज है।
आपके लिए, पूरे देश के लिए मैसेज है। रिसीव करना तालियों से इस मैसेज को। और इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया, पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। बस अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और मैं स्थान लेता हूं, समय की बहुत कमी है। आपको लगे कि सरदार इस समय सही मांग रहा है तो अब तक की सबसे बड़ी तालियों से मुझे विदा करना। लगे आपको कि सरदार इस समय सही मांग रहा है कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। मुझे घनघोर तालियों से विदा करना है और आपको लगे कि इस समय सही मांग रहा है सरदार तो कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जो खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भगत सिंह जैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। पहली बार अकल की बात करी सरदार तूने। तू फिर बीच में बोला। देख बेटा, बीच वाले की हालत बहुत खराब होती है। नहीं, मैं ट्रेन से आ रहा था। हाँ, तो वो 2 आदमियों में झगड़ा हो गया। एक बोला ऐसा मुक्का मारूंगा तेरे 32 दांत बाहर निकाल लूंगा। दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा 64 निकाल लूंगा। ऐसा तीसरा बैठा था। बोले यार गिनती सही कर, दांत 32 होते हैं, तू 64 कहाँ से निकाल लेगा? वो बोला मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा, मैंने तेरे भी गिन लिए। ओ भाई, अरे यार क्या डिस्टर्ब मत करो भाई, प्लीज भाई 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 तो क्या है सर, ये देश अपना विचित्र है। मैं सही कह रहा हूँ, शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है। बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाले आए, देख के चले जाए, आए हाय हाय। अच्छा, एक पैकेज मिलता था, पैकेज। नए बच्चों, तुमको पता नहीं होगा, तुम बड़े अच्छे वक्त पे जन्मे हो। हाँ, एक पैकेज मिलता था, सुहाग रात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। हाँ, मैंने घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज, पर निभा रहा हूं। सर 2-3 दिन बाद मुझसे बोली चल मुझे मार्केट ले चल, शॉपिंग करा के ला। मैं आगे, वो पीछे पीछे चलते हुए बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करें, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का बंद होगा। सर एक दिन तो बड़े लाड़ में आ गई, मुझसे बोली सुनो जी, बोले सुनो जी, मैं कहा हाँ, मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैंने कहा 7 तो तू भले ही 8 जन्म का कर ले, पर अगली बार ये बल्ब बदलवा के आना। चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, चौराहे पे कुत्ते ने दरोगा जी को काट लिया, पागल न हो जाऊं दरोगा घबराया है। और मुट्ठी बांध दौड़ पड़ा, डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर ने भी इंच लंबा इंजेक्शन लगाया है। डॉक्टर बोला दरोगा जी अब हो पीछे तक, बात समझ में आया तो मस्ती लड़ा कि डॉक्टर बोला दरोगा जी ये सरासर बेईमानी, सब कुछ जान के भी तुम्हें काट खाया है। और बोले दरोगा जी यार वर्दी में नहीं था मैं, इसलिए कुत्ता भी पहचान नहीं पाया। सर ये देश विचित्र है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा, अच्छा किसी के मन में क्या है विधायक जी, किसी के मन में क्या है कुछ पता लगता है क्या? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। अरे बाहर रुक जा बेटा, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है।
एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, देखो ये बात मेरी देशभक्ति है, आया था ना, आय काट डालो, मार डालो, पछाड़ डालो। भैया मैं नहीं कर सकता क्योंकि तेरे पास तो 2-3 जोड़ी फेफड़े हैं, मेरे पास तो एक जोड़ी है। अपनी तो देशभक्ति ऐसे होती है। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहे सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। पर भाई जी वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। दोस्तों बिल्कुल हंसी का एकदम एक मैं व्यंग पढ़ता हूँ, व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। मुझे पता है ये नेम सारण की धरती है, ये मिस्र की धरती है, यहाँ कविता को भी समझते हैं, व्यंग को समझते हैं, हास्य को, सब रस को समझते हैं। समझ में आ जाए तो पहली बार ताली बजाने के लिए कहूँगा, समझ में आ जाए तो पूरा सदन व्यंग पहुँच जाए। अब तक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ तो पूरे सदन की हाथ खड़े करके ताली चाहता हूँ। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4.5 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैंने कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है। बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, व्यंग आ रहा है समझ के बताना दोस्तों मुझे। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना सदन। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले वाट 10,000 रुपये तनख्वाह 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता। मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये अपना तो देश विचित्र है, जिसपे ज्यादा होता है ना वो भारी भरकम होता है, जिसपे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीन है, चीन के पास एक वो बाउंड्री वाल है, पूरी दुनिया में चाइना बॉल, चाइना। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल और सबसे कलेसी वाल केजरीवाल। ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल और ज्यादा ठंड हो तो जायसवाल। अपना तो देश ही विचित्र है। ये आई वह फूल से लिपट गया। कभी सोचा है आपने? देखो ये इनके कारनामे बताता हूं मैं गीत वालों के। यानी तितली फूल से लिपट रही है, भौरा कली से लिपट रहा है। यानी तितली का प्यार, फूल का प्यार तितली से, भौरे का प्यार कली से करवाएंगे, पर पट्टे भौरे को भौरी के पास नहीं जाने देंगे। देखा है ये अपना देश विचित्र है। वो अंग्रेज छूट गया यार मेरे हाथ से। अंग्रेज बोला ये हिंदुस्तान घूमेंगे, बोले घुमा देंगे। दोस्तों ठंडे मत पड़ो, व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर
अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नक्शा। तुम तो रहने दो, तुम रोज बज रहे हो फिर भी बेशर्माई से कुछ न कुछ कहते रहते हो यार। अच्छा तेरे में कितनी अक्ल है बता। अकल क्या है, देख तुझे अकल बताता हूँ। तू एमपी का रहने वाला है ना। अच्छा तेरे में कितनी अकल है, तेरे में कितना दिमाग है? नहीं कितना दिमाग है तेरे में? तेरे से बीच में ज्यादा तेरे है। मेरे से ज्यादा है। तेरे अंदर टोटल जितना दिमाग है ना उतना तो मेरा खराब रहता है। बीच में बोल ही रहा है। नहीं बताओ, मैं अच्छा ईमानदारी से बताओ आप, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। जब यहां पर सरकार चला रहे थे यादव, चला रहे थे और वो एमपी में रहता है ये, जब एमपी वाले यादव जो है भैंस चरा रहे थे उस समय, मैं सही कह रहा हूं सर आपसे। फिर वो भगवान की शरण में चले गए, राम की शरण में, तो अब वो सरकार चला रहे हैं, ये भैंस चरा रहे हैं यहाँ पर। बोला मत बीच में, बताओ क्या ये सब सर अपना। वो अंग्रेज बोला जी हिंदुस्तान घूमूंगा, बोले घुमा देंगे, बोले चलो, बोले चलो। तो गाइड ने कहा सुन भाई 3 आदमियों से सावधान रहना। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। क्यों खड़े हो गए भाई? क्या हुआ? कोई गलत गड़बड़ हो गई क्या? ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या है? ओ बैठ जा, बैठ जा, ओए बैठ नीचे। ऐसे खड़ा हो गया जैसे अभी बीज डाला, अभी पेड़ हो गया। अंग्रेज बोला हिंदुस्तान घूमेंगे, गाइड ने कहा घुमा देंगे, बोले चलो चलो। तो बोले भाई पंजाब से जाना था और दक्षिण तक पहुंचना था, तो बोले भाई 3 लोगों से सावधान रहना। बोले किससे? कि एक तो पंजाब में चल रहे हैं पंजाबी से, बोले ठीक है। एक हरियाणा में चल रहे हैं, आएगा हरियाणा बीच में, हरियाणवी से, और एक यूपी वाले से जरूर सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न, आ गया साला बातों में। अंग्रेज बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा, पटक पटक के मारा, ढाल ढाल के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, के साले अब बजे 12। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये पंजाबी। बोले यार ये तो खतरनाक था। आ गए हरियाणा में, एक चौधरी चला रहा सामने से, जाट। तो अंग्रेज से बोला गाइड, बोले मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब हरियाणवी उधर से आ रहा, तो मूंछ फूछ तो थी नहीं अंग्रेज को, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। वो बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है, 2 धोबी पाट इधर से, 2। उसकी इंद्रियां शिथिल हो गई, वो कूट के चला गया। बोले कौन था? बोले हरियाणवी था। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता मुझे, कि पहले वाला तो पंजाबी था, दूसरे वाला हरियाणवी था, मैं यूपी वाले को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? चलिए मैं आपको लास्ट में एक 4 पंक्तियां सुनाता हूं। मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा, विधायक जी। मैं आपको, और वो कहाँ है, चेयरमैन कहाँ है भाई? अरे यार तो मुझे पता है सब भीतर की बात। चेयरमैन नहीं हो, चेयरमैन पति हो। जिनकी वजह से इज्जत मिली हुई है उन्हें माला लाओ जल्दी। हाँ नहीं, कई बात और है भीतर की, वो भी बता दूंगा। मेरे पुराने मित्र हैं ये विधायक जी। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सरफेस है।
मैं तो इनकी शादी में गया था। आप भी तो थे विधायक जी। ओ वो मर गए विधायक जी। हाँ कह रहे हैं यार, भगवान कसम देश में झूठों की भी कमी नहीं है। मुझे पता है, सब कुछ पता है। तभी तो मैंने विधायक जी को छेड़ा। तो दरअसल क्या है, ये देश विचित्र है। मैं आपको एक वो सुनाता हूं। कभी आपने सोचा है कि जितने जोक्स हैं, जितने चुटकुले हैं, वो सरदारों पर ही पढ़े जाते हैं? कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। भाई कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे अब पीछे तक फिर ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। मैं आपको एक माइथोलॉजी से हास्य निकाल के दे रहा हूँ। मेरे छोटे भाई ने राम पर बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा हंसाऊंगा, फिर मैं अपना विश्राम लूँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आकर के। मैं ये राम पर बहुत अच्छी कविता हुई, उन्होंने भी राम पर पढ़ा, उन्होंने भी राम पर पढ़ा। एक बात कहना चाहता हूँ, आज सच्चाई मेरी नई पीढ़ी समझेगी। दोस्तों, मैं इतिहास का विशेषज्ञ हूँ, इट इज़ फैक्ट। मैंने 65 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ। मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। इतिहास से मैं आपको एक चीज़ निकाल करके देता हूँ। हम कोठारी बंधुओं को कहते हैं कि राम मंदिर के लिए सबसे पहला बलिदान उन्होंने दिया। उनका बलिदान इस युग का पहला था। मैं आपको बताता हूँ इतिहास से। सन 1818 हमारे यहाँ पर शिलेश बैठे हुए हैं, तुम भी पढ़े लिखे लग रहे हो। सर मैं बता रहा हूँ, सन 1818 हमारे यहाँ, कभी आपने देखा होगा गुरुद्वारे गए हों या आपने देखा होगा निहंग होते हैं। वो जीवन भर कुंवारे रहते हैं, सेवा करते हैं पंथ की, राष्ट्र की। सन 1818 में बाबा फकीर सिंह निहंग के नेतृत्व में निहंगों ने इसको अपने कब्जे में लिया। जो विवादित ढांचा था, जो बाद में तोड़ा गया, उस विवादित ढांचे को सन 1818 में अपने कब्जे में लेकर के उस पर गुरुमुखी में लिख दिया था, जय श्री राम। दोस्तों, 27 आदमियों को अरेस्ट किया गया था। 27 निहंगों को अरेस्ट किया गया था। उस समय दोहरी व्यवस्था थी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगलिया सल्तनत। उन पर मुकदमा चला 27 पे, 20 को आजन्म कारावास और 7 को फांसी दे दी गई थी। उस विवादित ढांचे के लिए, राम मंदिर के लिए सबसे पहले बलिदान देने वाले वो 7 निहंग थे, जिन्होंने फांसी पर लटक करके अपना बलिदान दे दिया था। मैं पढ़ता हूँ इस बात को, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ दोस्तों। अगर मेरी नई पीढ़ी मेरा मैसेज ले ले, नई पीढ़ी, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, मैं इस नारे का विरोध करता हूं। मैं कहता हूं इसमें से सिख को निकाल देना चाहिए। ये नारा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम और ईसाई आपस में सब भाई भाई, क्योंकि सिख तो इस हिंदू परिवार का वो बड़ा बेटा है। कभी तिलक लगा के तलवार हाथ में दे दी, देश धर्म की रक्षा का भार सौंप दिया। तब आपने 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समझ में आ जाए तो आप खड़े होकर के भी मेरा समर्थन कर सकते हैं मेरी पंक्तियों का। सुने कि धर्म एक जीवन पद्धति है, धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। मैं सिख हूं, ठीक है, मैंने बताया ना कि धर्म एक जीवन पद्धति है जिस पर मानव चलते हैं। केवल धर्म बदल देने से पुरखे नहीं बदलते हैं। तो जितना राम सिख का पुरखा, उतना ही राम तुम्हारा है।
वाह जितना राम सिख का पुरखा उतना ही राम तुम्हारा है। एक साथ सब मिलकर बोलो, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।